जय हिंद प्यारे साथियों, मैं आपका जुबैर सर और हम लोग कर रहे हैं एसएससी जीडी 2024 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग करने वाले हैं। उसी कड़ी में आज हम लोग करने वाले हैं 21 फरवरी 2024 का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन। 20 फरवरी के चारों शिफ्ट का क्वेश्चन इसी चैनल पे आप लोग को अपलोड हो चुका है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो एक बार जाके जरूर देखें। आज हम लोग 21 फरवरी 2024 के शिफ्ट 1 के क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए देखते हैं सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन है। आपको पता है कि सिंप्लीफिकेशन का 2 या 3 क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट में रह रहा है, वो भी बोर्ड मार्क्स से रिलेटेड। मैक्सिमम क्वेश्चन बोर्ड मार्क्स से रिलेटेड रह रहे हैं। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। एसएससी जीडी के लिए 2 से 3 क्वेश्चन आपको कवर किया है 2024 में। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन में आपसे बोला है कि 2.3 पर रेकरिंग प्लस 4.3 पर रेकरिंग। आपको पता होना चाहिए कि दशमलव का मतलब 10 होता है, 2/10। 3 7 है, इसका मतलब है 37/100। दशमलव का मतलब 10 होता है, लेकिन रेकरिंग की अगर हम बात करें, जैसे 0.2 पर रेकरिंग है तो 2/9। 0.37 पर रेकरिंग है, इसका मतलब है 37/99। जैसे दशमलव का मतलब 10 होता है ना, वैसे ही रेकरिंग का मतलब 9 होता है। रेकरिंग का मतलब क्या होता है? 9। तो पहले इसको जोड़ेंगे, 4 2 कितना हो गया 6 और 3 3 कितना हो गया 6, यानी 6.6 पर रेकरिंग। इसको हम लोग लिख सकते हैं 6.6/9 और ये हो गया हमारा 2 और ये हो गया हमारा 3। 6 3 18, 18 2 20 और हमारा आंसर हो जाएगा 20/3 और हमारा आंसर हो जाएगा डी। और बेहद ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। उम्मीद है सब लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोला है? अगला क्वेश्चन है बोला है हमारा कि 512 का 64%, तो प्रतिशत का मतलब बटा में 100, प्लस 215 का 46%, 46/100। कुछ नहीं है, बस कैलकुलेट कर देना है चीजों को, आराम से आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, क्या करना है देखिए, यहां पे गुना करते हैं। 64 दूना कितना हो गया हमारा 128, कितना आ गया हाथ में 12 आ गया। 64 में 12 अगर हम जोड़ते हैं, 64 में 10 जोड़ेंगे 74 हुआ और 74 में 2 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 76 हो गया। यहां पे हमारा आ गया 7। अब देखिए 64 में 5 से गुना करेंगे तो 60 में 5 से गुना कर लीजिए तो 6 5 30 हो गया और यहां पे 4 5 20 हो गया और 7 है तो यहां पे हो गया 327 और 2 अंकों के बाद दशमलव 2 100 ना है भैया, तो पीछे से 2 अंकों के बाद दशमलव, तो दशमलव यहां क्या कर देंगे बैठा लेंगे। अब चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। 46 में 5 से गुना करना है तो पहले 40 में 5 से गुना कर लीजिए तो आपका कितना हो गया 4 5 20, 200 हो गया और 6 5 30 हो गया, 230 हो गया। 230 मतलब 0। हाथ में कितना आ गया आपका 23। हाथ में कितना आ गया आपका 23, यहां पे हम ले लिए 23। अब देखिए क्या है 46 से कम 46 और 46 में 20 जोड़ेंगे तो 66 और 66 में 3 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 69 और यहां पे हमारा आ गया 6 और यहां पे 46 दूना कितना हो जाएगा 45 90 92 हो गया। 92 में 6 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो गया 98 हो गया और इसको हमको जोड़ लेना है तो ये हमारा 8 हो गया। 9 6 15 हो गया। यहां पे देखिए 8 7 15 1 16 हो गया और 9 2 11 1 12 हो गया और 3 1 4 हो गया, यानी 426.58 हमारा आंसर होगा और हमारा आंसर हो जाएगा बी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए बेहद आसान क्वेश्चन था। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या बोला है। और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मिश्रण से लिया गया है, भाषा केवल बड़ा है लेकिन समझिएगा तो क्वेश्चन बहुत आसान है। क्या बोला है कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। ये हमारा दूध है, ये हमारा क्या है पानी है और इनका अनुपात कितना दिया है 2:3। ये हमारा दूध है, पानी है और इनका अनुपात कितना दिया है 2:3, जिसके कारण दूध और कुछ बोला है कि मिश्रण में कुछ मात्रा में दूध मिलाया जाता है, जिसके कारण दूध और पानी का अनुपात 10:3 हो जाता है। अरे भैया यहां थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहां पहले भी पानी 3 था, आज भी पानी 3 है। कहने का मतलब है पानी मिलाया नहीं गया है, केवल और केवल दूध मिलाया गया है। और कितना मिलाया गया है तो 8। आपसे क्या बोला है प्रारंभिक मिश्रण के प्रतिशत के रूप में कितना दूध मिलाया गया, तो कितना दूध मिलाया गया 8। अच्छा प्रारंभ में कितना था 3 2 5। अरे मिश्रण, प्रारंभिक मिश्रण, दूध नहीं, प्रारंभिक मिश्रण,
प्रारंभिक मिश्रण पहले कितना था, 2 दूध था 3 पानी था, तो 2 3 5, और प्रतिशत में पूछ रहा है तो 100 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। ये हो गया 20 और 8 दूना 16, मतलब 160% हमारा क्या होगा, आंसर होगा। हमारा आंसर हो जाएगा सी। उम्मीद है कि चीजें आपको समझ में आई होगी। मिश्रण का क्वेश्चन था। अब हम लोग देखते हैं चौथे क्वेश्चन की। चौथा क्वेश्चन हम देखिए भैया आ गया सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। एकदम सिंप्लीफिकेशन 2024 में गर्दा उड़ा दिया था। प्रत्येक सेट में 2 या 3, प्रत्येक सेट में 2 या 3। आप पूरे परसेंटेज को पढ़िएगा तो 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन मैक्सिमम, लेकिन सिंप्लीफिकेशन से प्रत्येक सेट में 2 से 3। यहां पे क्या बोला है भैया, देखिए 6 + 2 गुने 9 - 4 भागा 2। चलिए सबसे पहले काम किसका करेंगे, ब्रैकेट का। सबसे पहले काम किसका करेंगे, ब्रैकेट का। तो यहां पे अगर ब्रैकेट का हम काम करें तो यहां पे ब्रैकेट हमारा कितना हो गया, 5। 9 में से 4 गया तो कितना आ गया, 5। 5 हो गया ब्रैकेट। 6 + 2 गुने 5, अब भागा है तो बाटा में 2, 2 से 2 कट गया, और 6 5 कितना हो गया हमारा 11, और हमारा आंसर हो जाएगा सी। हमारा आंसर हो जाएगा सी। बेहद आसान आसान क्वेश्चन जो है कुछ अच्छे क्वेश्चन भी हैं, उनको भी हम लोग देखेंगे वीडियो में। लास्ट तक आप बने रहिएगा, अच्छे क्वेश्चन भी आने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहां पे अगला क्वेश्चन 5 नंबर बोला है P और Q मिलकर एक काम को 30 दिनों में करते हैं। यानी P + Q जो है किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 30 दिन में कर सकते हैं। Q और R जो है टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। टाइम एंड वर्क का मिलकर उसी काम को 37.5, 37.5 का मतलब हो जाता है 75/2 दिनों में पूरा कर सकते हैं। R और P उसी काम को 150 दिन में, R और P उसी काम को जो है 150 दिन में। तो आपको पता है कि टोटल वर्क निकालने के लिए सबसे पहले इस सबका एलसीएम लेंगे। टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, नहीं जानते हैं तो इस चीज को जान जाइए कि टोटल वर्क निकालने के लिए दिन का जो है एलसीएम ले लीजिएगा तो आपका टोटल वर्क निकल जाएगा 30, 75/2 और 150 का एलसीएम हमारा कितना आ गया, 150। यानी टोटल वर्क हो गया हमारा 150, यानी कुल 150 काम करना है। अब देखिए 150 काम करना है और PQ दोनों मिल के 30 दिन में करता है। इसका मतलब एक दिन में कितना करेगा, आप मान लीजिए 150 काम करते हैं और 30 दिन में करते हैं तो एक काम कितना दिन में कीजिएगा, तो 150/3 कर लीजिएगा, 150/3 30 कर लीजिएगा, 150/30 कर लीजिएगा तो हमारा कितना हो जाएगा यहां पे 5, यानी 5 काम P और Q मिलके करता है। अब देखिए Q और R, तो इसमें देखो दिन से भाग देगा ना तो कार्य क्षमता निकल जाएगा। आप टोटल वर्क में जो है थोड़ा बता देते हैं, जो बच्चे बहुत कमजोर हैं, टोटल वर्क में अगर टाइम से भाग देते हैं तो आपको जो इफिशियंसी इसका निकल जाएगा। इफिशियंसी क्या होगा, निकल जाएगा कार्य क्षमता। इफिशियंसी का मतलब क्या होता है भैया, कार्य क्षमता। ठीक है, तो अब इससे भाग देंगे हम तो कितना हमारा हो गया 4, इससे देंगे तो कितना हो गया हमारा 1। यानी P और Q की कार्य क्षमता 5 है। कार्य क्षमता का मतलब होता है एक दिन में किया गया काम। कार्य क्षमता का मतलब होता है एक दिन में किया गया काम। ठीक है, तो यहां पे देखिए 4 हो गया और ये कितना हमारा हो गया, R और P का कितना हमारा हो गया, 1 हो गया। अब क्या बोला है देखो तो, तीनों एक साथ काम करते हुए उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर देंगे। तीनों एक साथ काम करते हुए उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर देंगे। तो काम तो हमारा 150 है भाई। अब तीनों मिल रहा है तो 5 4 9 9 1 10। लेकिन यहां पे P 2 बार है, Q 2 बार है और R 2 बार है। यानी P भी 2 बार है, Q भी 2 बार है और R भी 2 बार है, तब 10 काम हो रहा है। यानी P + Q + R तीनों मिलके कितना काम करेगा एक दिन में, 5 काम करेगा। 2 था ना, यहां P भी 2 बार मिला, Q भी 2 बार मिला, R भी 2 बार मिला, तो 2 कॉमन ले लिए। P + Q + R हमारा 5 होगा और 5 से हम भाग देंगे तो हमारा कितना हो गया, 5 × 3 = 15। यानी 30 दिन में जो है हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। 30 दिन में जो है तीनों मिल के काम को कंप्लीट कर लेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये आखिर हमारा 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये हमारा आय व्यय से क्वेश्चन है, आय व्यय से रेशियो का क्वेश्चन है चीजें। ठीक है, चलिए बोला है परिवार की आय और व्यय का अनुपात। यानी आय मतलब जो कमाता है और व्यय मतलब जो खर्च करता है, इनका अनुपात था 19:13। यदि परिवार का व्यय मतलब 13 दिया हुआ है कि 19,510, तो उस परिवार की बचत। अच्छा, बचत का मतलब क्या होता है, बचत का मतलब समझिए क्या होता है। बचत का मतलब होता है जितना आप कमाते हैं उसमें से जो आप खर्च करते हैं
उसको घटा लीजिए। जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी जो है 50,000 रुपया महीना कमा रहा है, 50,000 रुपया महीना कमा रहा है और उसमें 30,000 खर्च कर दे रहा है, तो बचाएगा कितना? 20,000। यानी जो कमा रहा है उसमें से जो खर्च कर रहा है उसको क्या करेंगे? घटा देंगे। आराम से चीजें क्या होगी? निकल जाएगी। यानी बचत पूछ रहा है तो बचत का मतलब हमारा क्या है? बचत का मतलब ये दोनों का अंतर, आय में से व्यय को क्या करेंगे? घटा लेंगे। यानी 6 का मान आपसे क्या कर रहा है? पूछ रहा है। 6 का मान आपसे क्या कर रहा है? पूछ रहा है। तो यहाँ पे एक चीज को देखिए, 13 का मान दिया है, 13 का मान दिया है 29,510 यानी 29,510। तो 1 का मान निकाल लेंगे, 1 का मान निकालेंगे, 13 से भाग देंगे, 13 दूना कितना हुआ? 26 हो गया। और यहाँ पे 3 बच गया और 3 बच गया और 13 दूना फिर कितना हो गया? 26 हो गया। यहाँ पे समझिए 13 दूना, आराम से भाग देना है, हड़बड़ाना नहीं चीजों को। 13 दूना 26 हो गया, 26 हो गया तो कितना बच गया? 3, 35 हो गया। ये 35 में भाग देंगे 13 से तो 13 दूना 26 हो गया और 9 बच गया, 13 सत्ते 91 हो गया, यानी 2270 हो गया। और बचत पूछ रहा है तो बचत हमारा कितना है? 6, 6 से गुना कर देंगे 6, 7 6 कितना हो गया? 42 और 6 दूना कितना हो गया? 12, 12 4 कितना हो गया? 16 और 6 दूना 12, 12 ये कितना हो गया? 13, 13,620, 13,620 रुपया का जो है उसने बचत किया। आप बताइए कि ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन कौन सा है? हमारा ऑप्शन है डी, 13,600। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला? देखिए ये भी क्वेश्चन जो है टाइम एंड वर्क का आ गया। अब देख रहे होंगे प्रत्येक सेट में सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन जो है 2 से 3 रह रहा है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन भी 1 से 2 रह रहा है। ठीक है, तो यहां पे क्या बोला? अरविंद जो है काम को 20 दिनों में, 20 दिन में करता है। बक्सी जो है 22 दिनों में, बक्सी जो है हमारा कितना दिन में कर रहा है? 22 दिन में कर सकता है। यदि इस पर 5 दिनों तक एक साथ मिलकर काम करें, 5 दिनों तक उन्होंने जो है एक साथ मिलकर काम को किया है, तो सबसे पहले काम निकाल लो भैया। सबसे पहले क्या निकालना है? काम। तो टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क का मतलब दोनों का एलसीएम। टोटल वर्क का मतलब क्या हो गया? दोनों का एलसीएम। तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ गया? 110। यानी टोटल वर्क हमारा कितना हो गया? 110। यहां पे देखिए तो चीजों को एलसीएम लेंगे तो ये हमारा कितना हो गया? देखो अगर 2 से कटाते हैं तो ये हो गया हमारा 10, ये हो गया हमारा 11, 11 हो गया 100, 220। एलसीएम कितना हो गया हमारा? 220। ठीक है, चलो अच्छा इससे हम भाग देंगे तो हमारा हो गया 11 और ये हो गया हमारा 10। यानी एक दिन में कितना काम करता है? ये जो अरविंद जो है 11 काम करता है, बक्सी जो है एक दिन में कितना काम करता है? 10 काम करता है। तो दोनों मिलके कितना काम किया? तो दोनों मिलके 21 काम किया। और कौ दिनों तक किया है? 5 दिनों तक। तो ये हो गया 5 एकम 5 और 5 दूना 10, यानी 105 काम ये दोनों ने कर लिया है। 105 काम जो है दोनों ने कर लिया है, तो काम बच गया 115। अब क्या बोल रहा है? तो शेष काम का अंश, कितना काम बचा है? तो काम बचा है 115 और काम टोटल हमारा कितना था? 220। यही तो पूछ रहा है ना कितना काम बचा है। तो काम कितना बचा है? 115 और टोटल काम कितना है? 220। तो वही पूछ रहा है, यानी 220 में 115 काम बचा हुआ है। इसका मतलब हुआ 5 से इसको हम काटते हैं तो 5 दूना 10, 5 3 15, यहां पे काटेंगे तो 5 चौका 20, 5 चौका 20, यानी 23/44 हमारा आंसर हो जाएगा। और हमारा आंसर हो जाएगा डी। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। हमारा आंसर हो जाएगा डी। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन। आगे हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? आगे हमारा क्वेश्चन देखिए सिंप्लीफिकेशन, वही चीज बार बार रिपीट हो रहा है चीजें। 2024 में गर्दा उड़ा दिया था सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन पूछ के। प्रत्येक शिफ्ट में भाई हम करा रहे हैं ना। आप वीडियो को नहीं देखे हैं तो 4 को 20 फरवरी वाला भी वीडियो जाके देखिए। 21 फरवरी वाला सीरीज अभी हम लोग कर रहे हैं। यहां पे बोला 0.5 का स्क्वायर, तो दशमलव का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, यानी 2 दशमलव आ जाएगा। यहाँ 2 है तो 4 हो जाएगा, 0.0025। यहाँ बैलेंस कर लेना है। जोड़ने के लिए क्या करना है? बैलेंस करना है। तो 0.25 है, 2 और 0। आपको पता है कि दशमलव के बाद कोई भी संख्या है इसके पीछे कितने भी 0 बैठाइएगा तो इसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है, कोई चेंज होने वाला नहीं है। तो बैलेंस करने के लिए जो है हम यहाँ 4 दशमलव था तो यहाँ भी 4 बना लिए। अब आराम से प्यार से जो है चीजों को जोड़ देंगे, हड़बड़ा के नहीं। पूछता क्यों कि बच्चे हड़बड़ाए नहीं, अब बच्चे हड़बड़ा के गलती कर देते हैं, दिक्कत ही है। तो बैलेंसिंग हमेशा कीजिएगा, ये बात को याद रखिएगा। ये हो गया हमारा 5, ये हो गया हमारा 2,
ये हो गया हमारा 5, ये हो गया हमारा 2, यानी 0.25 25, 0.25 25। और आप बताओ आंसर क्या होगा? सी। आप बताओ आंसर क्या होगा? सी। अगर आपको चीजें समझ में आ रही है तो आप कमेंट में जरूर बताएं कि आपको मैथ कैसे लग रहा है, जो पढ़ाया जा रहा है वो कैसा आप फील कर रहे हैं, चीजों को पढ़ के कुछ सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन देखो, ट्रेन का क्वेश्चन आ गया। क्या बोला है कि 600 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को 20 सेकेंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की चाल व्यक्ति की चाल की 5 गुनी है तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है? यहाँ 2 लोग है, आदमी है, एक इंसान है और एक ट्रेन है। इंसान भी चल रहा है और ट्रेन भी चल रही है। अच्छा, एक बात आप लोग जानते होंगे, अगर कोई ट्रेन किसी आदमी को पार करे, किसी पोल को पार करे, किसी खंभा को पार करे, किसी जानवर को पार करे, किसी वृक्ष को पार करे, इसका सीधा मतलब होता है कि ट्रेन अपने लंबाई को पार कर रही है। प्रत्येक चैप्टर वाइज आप लोग के लॉन्ग वीडियो भी बना लाने वाले हैं, जिसमें थ्योरी और साथ में जो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे। वहां पे एकदम आपका कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा, सारे कांसेप्ट को वहां पे बताएंगे। ठीक है, फिलहाल हम लोग देखते हैं कि बोला है, आपको बता रहे थे कि कोई ट्रेन अगर किसी आदमी, किसी पोल, खंभा या जानवर या वृक्ष को पार करता है, इसका सीधा मतलब है कि ट्रेन खुद के लंबाई को पार कर रहा है। दूसरी बात, अगर कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, किसी पुल को पार करे, किसी सुरंग को पार करे, इसका मतलब होता है कि दोनों की लंबाई आपस में जुड़ जाती है। यानी ट्रेन की लंबाई में जो है पुल, प्लेटफॉर्म या सुरंग की लंबाई जुड़ जाती है, वहीं हमारी दूरी हो जाती है। जब 2 ट्रेन एक दूसरे को पार करे तो दोनों की लंबाई आपस में जुड़ जाती है। अगर सेम दिशा में है तो चाल घटेगा, अगर अपोजिट दिशा में है तो उनका चाल क्या होगा? जुटेगा। ये बेसिक चीजें है ट्रेन का, जो आप लोग को लॉन्ग वीडियो में सभी चीजों को बताएंगे। ठीक है, यहां पे देखिए, 600 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है। व्यक्ति को विपरीत दिशा में चल रहा है, मतलब ट्रेन इधर से चल रही है जिसकी लंबाई कितनी है? 600 मीटर है। आदमी इधर से चल रहा है, कोई आदमी है, ऐसे इंसान है, चल रहा है। ठीक है, अब देखो क्या होगा, 20 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की चाल व्यक्ति की चाल की 5 गुनी, अगर इसकी चाल अगर x है तो इसकी चाल कितना होगा भैया? 5x। इसकी चाल कितना होगा? 5x। आपको अभी हम बताए हैं कि दूरी क्या निकलेगा जब कोई ट्रेन किसी आदमी को पार करती है, इसका सीधा मतलब है कि अपने लंबाई को पार करेगी। सीधा मतलब है अपने लंबाई को पार करेगी। तो ट्रेन अपने लंबाई को पार करेगी तो दूरी हो गया 600 मीटर। स्पीड के बारे में क्या मामला है? स्पीड समझिए, अगर सेम दिशा में है तो स्पीड घटेगा, अपोजिट दिशा में है तो स्पीड हमारा क्या होगा? जुटेगा। तो यहां पे अपोजिट दिशा में 5 कितना हो गया? 6x। लेकिन किलोमीटर प्रति घंटा में हम लिए हैं तो इसको 5/18 से कर देंगे तो ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड में। ये हमारा किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको भी किलोमीटर प्रति घंटा में लिए हुए हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ये हो गया 6 तिरका 18 यानी 5x/3 मीटर प्रति सेकंड। दूरी दिया है, चाल दिया है, समय पूछ रहा है तो दूरी बटा चाल यानी 600/5x और 3 नीचे है ना, 3 कहां चल जाएगा? ऊपर। और समय हमको दिया है, समय हमको दिया हुआ है, समय हमारा है 20। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, आराम से देखते हैं। यहां से आराम से हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा। अगर इसको हम 20 से कटा दें तो ये हमारा 0 से 0 कट गया और 2 से कटाएंगे तो 30 हो गया। 5 6 कितना हो गया? 30 हो गया। यानी x इधर लाएंगे तो 6 तिरका 18 यानी x का मान हमारा कितना हो गया? 18। यानी ये हमारा हो गया 18 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये हमारा 5 है, 18 5 90 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे पूछा है रेलगाड़ी की चाल कितनी है, तो भैया आप बताइए रेलगाड़ी की चाल कितनी है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। और हमारा आंसर हो जाएगा बी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा भैया? बी। चीजें समझ में आ रही है तो कमेंट में बताएं आप। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, इस चीज को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है एक पुस्तक उसके अंकित मूल्य के 16/5 में बेचने पे, यानी बेचा कितना जा रहा है, जो अंकित मूल्य है उसका 16/5। जीडी में बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, जैसे क्वेश्चन बोलता है वैसे काम को कीजिए, मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। आप देखिए तो, अब चीजों को देखिए तो, एक पुस्तक को उसके अंकित मूल्य के 16/25 पर बेचने पर
हानि होती है। यानी जो अंकित मूल्य है उसका 16/25 पर बेचने से, तो अंकित मूल्य का 16/25 है वही इसका विक्रय मूल्य है। और हानि की बात किया है, हानि होती है। पुस्तक के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, अरे यार क्या बात बोल दिया, ये हो गया हमारा विक्रय मूल्य और ये नीचे आएगा तो हमारा हो जाएगा अंकित मूल्य, हमारा हो गया 16/25। यानी विक्रय मूल्य अगर 16 है तो अंकित मूल्य कितना है, 25 है। आपसे बोला है कि अंकित मूल्य, पुस्तक के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य, तो अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य कितना है देखो तो 25, अब विक्रय मूल्य कितना है 16, यानी 25:16 का बात किया है। अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य, तो अंकित मूल्य कितना है 25 और विक्रय मूल्य कितना है 16, यानी 25:16 हमारा आंसर हो जाएगा ए, हमारा आंसर हो जाएगा ए। जोश में आके 16:25 मत मारिएगा, आप जो जोश में रहते हैं उसको थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा, एग्जाम में जब जाइएगा तो जोश में आके क्वेश्चन पढ़ के मारना। अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात पूछा है, तो अंकित मूल्य 25 है, विक्रय मूल्य कितना है 16। लड़का देखेगा ढाई से जो है 16 और 25 रहेगा, मार देगा, गलत हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है, बोला है एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1690 रुपया है, यदि 35% की छूट दी जाती है तो अंकित मूल्य क्या है। भैया अंकित मूल्य पर छूट दिया जाता है, तो पूरा दुनिया जानता है, आप भी जानते होंगे, नहीं जानते तो जान लीजिए कि छूट जो होता है ना अंकित मूल्य पर होता है, और जो लाभ हानि होता है ना वो क्रय मूल्य पर होता है। छूट किस पे होगा, अंकित मूल्य पर, और लाभ हानि किस पे होगा, क्रय मूल्य पर। तो यहां पे छूट अंकित मूल्य x है, 35% छूट दिया तो बेचा कितना में, तो 65/100 में, और बेचा कितना में है 1690 में। 13 पचे 65 और 20 पचे 100, 13 से कटाएंगे तो 169, 13 में कट गया, यानी x बराबर हम हो गया 13 दूना 26 और 00, यानी हमारा अंकित मूल्य कितना था 2600 था। आप समझ लो ना भाई, एक बार अंकित मूल्य x है, उस पे जो है आपका 35% छूट दिया तो बेचा कितना में 65% में, और बेचा कितना में 1690 में। यानी कहने का मतलब है कि x का 65% वही 1690 है, जहां से x का मान हम निकाल लिए तो 2600 आ गया, और हमारा आंसर हो जाएगा ए, हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं कहां से। बोला रमेश का वेतन रमन के वेतन से 20% अधिक है। ये भैया हमारा रमेश है और ये भैया हमारा क्या है, रमन है। इनका इनकम के बारे में बोला है, बोला है रमेश का वेतन रमन के वेतन से 20% अधिक है, यानी रमन का अगर 100 है तो इसका कितना होगा 120। यही बस मामला है। अब क्या बोला, यदि रमेश 33,750 रुपया बचाता है जो उसके वेतन का 75% है, यानी रमेश का वेतन कितना, अगर 120 है, 120 का अगर 75% निकालें वही जो है 33,750 रुपया है, तो कह रहा है रमन का वेतन क्या है, यानी 100 का मान आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। यानी 100 का मान क्या कर रहा है, आपसे पूछ रहा है। यानी 120 का जो 75 है वही तो बोला है कि रमेश का वेतन रमन के वेतन से 20% अधिक है। 100 था तो 120 कर लिए। यदि रमेश 33,750 रुपये बचाता है जो उसके वेतन का 75%, वेतन 120 था उसका 75% जो है 33,775 है। चलो ठीक है, यहां पे चलते हैं। ये हो गया हमारा 3 और ये हो गया हमारा 4। ठीक है, 25 से कटाए हैं, 3 से अगर इसको कटाते हैं, 3 से 3 3 6, ठीक है, 3 से कट जाएगा, 3 से कटाते हैं 1 1, 3 दूना 6, 3 पचे 15। ठीक है, चलो अब ये 0 से 0 भी हमारा क्या होगा, आराम से कट जाएगा। 12 से कटाते हैं तो हमारा कितना हो गया, यहां पे देखिए तो 12 का मान हमारा कितना हो गया, 1 का मान निकाल लेते हैं, 1 का मान निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 का मान तो ये हमारा गुना हो जाएगा, इधर गुना होगा तो कितना हो गया 4 पचे, 4 से गुना होगा तो 4 पचे कितना, और यहाँ 4 से भी कटा सकते, 4 तिहाई 12, और इसको भी 3 से मन करे तो कटा लेते हैं। यानी 3 का मान जो है आप इसको जो है कटा सकते हैं। देखिए तो 4 तिहाई 12, 3 आ गया, 3 से कटाते हैं, 3 तिहाई 9 हो गया, 3 सत्ते कितना हो गया 21 हो गया, 3 पचे कितना हो गया 15 हो गया। यानी 1 का मान हो गया 375। आपसे रमन का पूछ रहा है तो रमन का कितना है 100 है, तो 375 100 से गुना करेंगे तो 2 जीरो बैठा देंगे, यानी 37,500। आंसर कितना हो गया 37,500, और हमारा आंसर हो जाएगा
ए, हमारा आंसर हो जाएगा ए। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 12 आपको समझ में आया है कि नहीं आया है, जरूर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, समझिए, एवरेज का क्वेश्चन है, एवरेज का क्वेश्चन। बोला कि 35 कर्मचारियों की औसत आय के है, यानी कर्मचारी हैं 35 कर्मचारी है जिनकी औसत क्या है, ये है, तो टोटल कितना होगा 35 के, टोटल कितना होगा 35 के। अरे भैया औसत में संख्या से गुना करते हैं तो योग हमारा क्या हो जाता है, निकल जाता है। बोला है कि यदि प्रबंधक की आय भी शामिल कर ली जाए तो औसत आय 19,000 हो जाती है, यानी प्रबंधक 35 लोग था, अब कितना लोग हो गया 36 लोग, तो कितना हो गया 19,000, कितना हो गया 19,000। प्रबंधक की आय दिया हुआ है, प्रबंधक की आय कितनी है 54,000, हो तो गया बस, और कुछ नहीं है। अरे 35 लोगों का कुल आय कितना है, औसत के है तो 35 के हो गया, अब 54,000 है हमारा, तो ये जोड़ दिए तो 35 से 36 लोग हो गए, 36 लोगों का। और वही क्वेश्चन में बोला है कि यदि प्रबंधक की आय शामिल की जाए तो औसत आय 19,000 हो जाती है, यानी प्रबंधक को भी जोड़ लेते हैं तो 19,000 होती है, 35 से 36 लोग हमारे हो गए। यहां से हम के का मान अगर निकाल देते हैं तो के का मान वही तो पूछ रहा है, निकाल देंगे तो आसान हो जाएगा चीजें, कोई दिक्कत नहीं है, हड़बड़ाना नहीं है। 35 के बराबर इसको गुना करते हैं, देखिए क्या करेंगे, 36 में 19 से गुना करते हैं सबसे पहले, तो कितना हो गया देखो, तो 9 छक 54 हो गया, हाथ में कितना आया 5, 9 त्रिका 27 हुआ, और यहां पे कितना आया 6, 27 6 कितना हो गया हमारा 33, यहां देख लो एक बार, 9 त्रिका 27, 6 है कम 6, 27 में 6 जोड़ेंगे 33 में 5 जोड़ेंगे तो हमारा 38 हुआ, और ये हो गया हमारा 3 हो गया, 3 कितना हो गया 6, यानी 684 है, और यहाँ पे 3 ठो जीरो है, तो इन जीरो को क्या करेंगे बैठा लेंगे। अब एक बात को समझिए, ये प्लस था उधर जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी यहाँ पे 3 जीरो, यानी 35 के का मान अगर हम निकालें तो इसमें से घटाएंगे तो 0 0 एंड 0, 3 जीरो, और यहाँ 4 तो ये भी एक जीरो, और यहाँ 8 में से 5 जाएगा तो 3, और ये हो गया हमारा 63, 7 9 63, 4 जीरो बैठा देंगे, 7 पचे 35, और 5 से कटाएंगे तो फिर हमारा कितना हो गया 18 पचे 90, यानी 18,000, और के का मान हमारा कितना हो गया 18,000। देखिए तो के का मान हमारा कितना हो गया 18,000, और हमारा आंसर हो जाएगा ए, हमारा आंसर कितना हो जाएगा ए। औसत का क्वेश्चन था, थोड़ा सा घुमा दिया था, थोड़ा कैलकुलेटिव था, लेकिन और सब कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है कि चीजें आपको समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या बोला, प्रॉफिट लॉस से लिया गया है क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस का एक क्वेश्चन है। बोला है कि एक आदमी 1 रुपये में 35 पेन खरीदता है। अच्छा एक बात बताइए, 1 रुपया में 35 पेन खरीदता है तो एक पेन का दाम कितना होगा, कमेंट में जल्दी जल्दी बताइए। 1 रुपया में अगर 35 पेन वो खरीदता है तो एक पेन का दाम कितना होगा, जल्दी से कमेंट में आप लोग बताइए कि 1 रुपया में 35 पेन खरीदता है और 40% का लाभ अर्जित करने के लिए 1 रुपया में कितना कलम बेचना चाहिए, मैंने कितना पेन बेचे कि उसको 40% का लाभ हो जाए, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन। अच्छा एक बात समझना है, 1 रुपये में 35 पेन है तो एक पेन के दाम 1/35, 1 रुपये में कितना पेन है 35 पेन है, एक पेन का दाम कितना होगा 1/35, ये हो गया हमारा क्रय मूल्य। अब 40% लाभ, तो 40% लाभ 100 में जोड़ते हैं, हानि होता है तो 100 में क्या करते हैं घटाते हैं, 40% लाभ का मतलब 140, यानी 140/100, तो यहां 0 से 0 कट गया, 7 दूना 14 हो गया और 7 पचे 35 हो गया, 2 से कटाएंगे 5 हुआ, 1/25 हो गया, और इसका सीधा सीधा मतलब हुआ कि 1 रुपया में जो है वो 25 पेन को क्या कर रहा है बेच रहा है। 1 रुपया में कितना पेन बेच रहा है 25 पेन को बेच रहा है, और हमारा आंसर हो जाएगा बी। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा भैया बी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है। 15 में क्या बोला, ये भी औसत का क्वेश्चन है। औसत से देखिए, औसत, टाइम एंड वर्क, सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम एचसीएफ, परसेंटेज तो रहता ही है, रिपीटेड चीजें आ रही है, 2 क्वेश्चन भी आ रहा है, तो आपको इससे ये भी पता चलेगा ना कि कौन चैप्टर पर ज्यादा आपको फोकस करने की जरूरत है। ये आप लोग के लिए महामैराथन भी लेकर आने वाले हैं जीडी का थ्योरी के साथ। देखिए बोला कि 22 शिक्षकों की औसत आयु 64 वर्ष है, यानी 22 शिक्षक है जिनकी औसत आयु 64 है, 64 में किससे गुना कर देंगे
22 से गुना कर देंगे। ठीक है, उस समूह में एक नए शिक्षक के शामिल करने के बाद औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। यानी 22 लोग था, अब कितना हो गया, 23 लोग हो गया, और 1 की वृद्धि हो जाएगी। जो 64 पहले था अब 65 हो गया, तो 65 में 23 से गुना कर देंगे। क्या बोला, नए शिक्षक की आयु कितनी, बस इतना ही क्वेश्चन था, और क्वेश्चन नहीं है। देखो इसको आप बहुत शॉर्ट में बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम चीजों को ये समझते हैं ना कि कमजोर से कमजोर बच्चे को समझ में आए, वो हमको सब सारी चीजें पता है, लेकिन हमारा समझाने का उद्देश्य होता है कि जिसको मैथ से डर लगता है ना, उसको भी मैथ समझ में आए। इसलिए हम थोड़ा गुना वुना करते रहते हैं, हमेशा जो है आपको सिखाते रहते हैं। चलो यहाँ पे चीजों को देखो, यहाँ पे चीजों को अगर हम देखें तो हमारा कितना हो गया, 22 अठे कितना हो गया, 88, हाथ में आ गया 8। अब यहाँ पे हमारा कितना हो गया, 22 छक कितना हो गया, 132, और 132 में 8 जोड़ेंगे, 132 जो है उसमें 8 जोड़ेंगे तो 140, यानी 1408। अब यहाँ पे एक चीज को देखिए, गुना करेंगे तो 5 3 15, 5 दूना 20 25 100, और 5 3 15, यानी 115 का 5, हाथ में आ गया 11। यहां पे इसको गुना करेंगे, देखिए कैसे गुना करते हैं। तो सबसे पहले 20 से 6 से में गुना करेंगे तो 20 छक 120, और 120 में 6 तिरका 18 करेंगे, 120 में 18 जोड़ेंगे तो हो गया 138, और 138 में अगर 11 जोड़ते हैं, 138 में 10 जोड़ेंगे तो 148, और 1 जोड़ेंगे तो 149, 149, यानी 22 लोगों का योग कितना है, 1408, और 23 लोगों का जब शिक्षक को शामिल कर दिया गया तो कितना हो गया, 1495, यानी हमारा बढ़ा कितना, 87, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 22 से 23 हुआ है तो शिक्षक है ना बढ़ा है भैया, तो शिक्षक की आयु कितने हो गया, 87 वर्ष, और हमारा आंसर हो जाएगा ए, हमारा आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16। देखो भैया ये तो एकदम सिंप्लीफिकेशन गर्दा उड़ा के रख दिया है। ठीक है, हर सेट में इसमें तो 4 क्वेश्चन हमको मिल गए, कोई बात नहीं, मिल गया तो बना लो। 27 गुने 50 भागा 25 गुने 5 गुना 15 माइनस 14 प्लस 800 भागा, बस यही तो करना है, यही तो करना है भैया, यही तो करना है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका काम पहले कर लेते हैं, इसका काम कर लेते हैं। तो इसका काम हम करेंगे तो हो गया है हमारा कितना, 27 50, एक 27 गुने 50 हो गया। अब बाटा में भाग है तो 25 कर लिए, तो 25 दूना, देखना दोस्त यहां तक देखो, यहां तक आराम से देखो, पहले क्या काम करना है, इसका काम कर लेते हैं। तो ये हो गया 27 गुने 50 तो है ही, हम गुना करके क्यों लिखें जब हम देख रहे हैं 25 से कटने वाला है। तो 25 दूना 50 2 हुआ, और 27 दूना 54, मतलब इसका मान हमको 54 हो गया। कोई दिक्कत, चलो इधर आ जाओ, इसमें भाग दे देते हैं। 25 चौका कितना होता है, 100 हो जाता है, तो 25 तिया कितना हो गया, 75, और 5 बचा 25, 32 हो गया, यानी इसका मान 32 हो गया। इसका मान अब कैलकुलेट कर लेते हैं हम, इसका मान। अच्छा ये बताओ, 15 में से 14 जाएगा तो 1 बचेगा, 5 एकम 5 हो गया। यानी कहने का मतलब है 54 गुने 5 प्लस हमारा कितना हो गया, 32। अगर इसको प्यार से देखेंगे, ऐसे ब्रेक करके बनाना है, चीजों को पार्ट वाइज ब्रेक करना है, एक बार बाद में जोड़ देना है। तो कितना हो गया, 5 चौका 20 हो गया, और 50 25 2 27 हो गया, और उसमें 32 को हम जोड़ देंगे तो ये हो गया हमारा 2 और 0 302 हो गया, और हमारा आंसर हो जाएगा ए, हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 17, क्वेश्चन देखते हैं 17 एकदम। अरे एसआई सीआई कैसे पीछे रह सकता है, आप मुझे बताइए, एसआई सीआई कैसे पीछे रहा। बोला निश्चित ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए मूलधन पर साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः इतना है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। पिछले सेट में भी हम लोग को एक क्वेश्चन जो है इस टाइप का मिला हुआ था कि एसआई जो है अगर 12,000 है और सीआई जो है 14,400 है, तो मूलधन क्या है, मूलधन आपसे पूछा। अच्छा एक बात मुझे अब बताइए, एसआई सीआई पर पहला साल तो बराबर ही होता है ना, एसआई और सीआई जो है हमारा पहला साल क्या होता है, बराबर होता है। ये 2 साल का ब्याज है, 2 साल का ब्याज है, तो पहले साल का 6,000 रहा होगा, दूसरे साल का भी कितना रहा होगा, 6,000, क्योंकि साधारण ब्याज बदलता नहीं है, साधारण ब्याज कभी बदलता नहीं है। अब क्या बोला है इसमें, इसलिए तीसरा साल भी कितना होगा, 6,000, चौथा साल भी कितना होगा, 6,000, तो 12,000 है और 2 वर्ष के लिए है, 2 वर्ष के लिए है, तो हम समझ गए
कि 600,000 रुपया जो है इसको ब्याज के रूप में मिल रहा है। आराम से समझिए, हड़बड़ाना नहीं है, चीजों को समझना है। 6,000 रुपया आपको क्या हो रहा है, मिल रहा है। अच्छा, बात एक और आप जानते हैं कि पहला साल चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज तो बराबर ही होता है, क्योंकि ब्याज पर ब्याज लगेगा कब, दूसरे साल से लगता है ना। पहला साल तो साधारण ब्याज जितना होता है उतना ही क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है। ठीक है, तो पहला साल तो 6,000 ही रहा होगा, लेकिन दूसरा साल कितना हो गया, दूसरा साल कितना हो गया, 8,400। दूसरे साल कितना हो गया, 8,400। यही ना मामला था, यही तो मामला था कि 2 साल। देखो समझ लो, बनाने के लिए इसको 2 सेकंड 5 सेकंड में बनाया जा सकता है, लेकिन मेरा उद्देश्य है कि कमजोर से कमजोर बच्चा को समझ में आए, इसलिए समझा रहे हैं। पहला साल साधारण ब्याज 6,000, तो दूसरा साल भी 6,000। पहला साल चक्रवृद्धि ब्याज भी 6,000 होगा, लेकिन दूसरे साल ब्याज बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 8,400। तो कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया, हमको ही बताइए, कितना बढ़ गया, कितना ब्याज हमको बढ़ गया, ब्याज हमारा कितना बढ़ा। तो यहां से आप घटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहां से आप घटा सकते हैं। 12,000 था तो 12 दो कितना, यहां पे आपका कितना बढ़ गया, 2,400। कितना बढ़ गया, 2,400। अच्छा, एक किस पे बढ़ेगा, ब्याज पर ना। अरे 6,000 रुपये पर ना बढ़ेगा। 6,000 का 8% जो है, यानी 8/100 है, वही हमारा किसके बराबर है, 2,400 के। अरे ब्याज पे ही ना बढ़ा, इसी ब्याज पर ना बढ़ा। देखो ना, 6,000 था 8,400 हो गया, तो कितना का वृद्धि हुआ। तो वृद्धि जो है वही ना रेट है, अरे जो वृद्धि है वही ना रेट है। तो यहां से 2 जीरो से 2 जीरो कटा लेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 6 चौका 24 से 40, यानी आर का मान हो गया हमारा 40%। रेट हो गया हमारा 40%। रेट क्या हो गया हमारा, 40%। और आपको ये पता होगा कि मूलधन बराबर होता है ब्याज गुने 100 बटा रेट इंटू टाइम। ये दुनिया में हर इंसान को पता होगा, अगर नहीं है तो याद कर लीजिएगा कि मूलधन होता है ब्याज गुने 100 बटा दर गुने समय, दर गुने समय। तो यहां पे हम अगर मूलधन निकालते हैं तो ब्याज, ब्याज हमारा कितना है, देखो तो ब्याज गुने 100, तो ब्याज हमारा कितना है, 12,000। ब्याज कितना है, 12,000, ब्याज गुने 100 बटा दर, दर कितना है, 40। समय कितना था, 2। समय कितना था, 2। तो यहां से अगर हम करते हैं इसको, तो 0 से 0 कट गया, और 4 3 हमारा कितना हो गया, देखो तो 300, और इसको हम कटाते हैं तो 150, यानी हमारा हो गया 150 पे 00, यानी हमारा आंसर हो गया 15,000। हमारा मूलधन कितना हो गया, 15,000। एक बार चीजों को देखिए, बड़े तोड़ तोड़ के आपको हम बताए हुए हैं। अगर समझ में आए तो कमेंट में बताएं कि सर चीजें समझ में आ गई है, नहीं आया फिर भी आप कमेंट में बताएं कि सर चीजें समझ में नहीं आई है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं कि क्या बोला है। बोला है कि किसी राशि पर 20 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज उधार राशि का, यानी ब्याज जो है वो मूलधन का 2/5 है। ये दूसरा हमारा ब्याज का क्वेश्चन है, ब्याज का क्वेश्चन दूसरा है। आपका जो एसआई सीआई दोनों मिला के 2 क्वेश्चन रहता है, कभी कभी 1 क्वेश्चन भी रहता है, लेकिन 2 क्वेश्चन इस तरह रहता है। ठीक है, देखो क्या बोला है कि किसी धन राशि पर 20 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज उस धन राशि का 2/5 है। यानी ब्याज जो है साधारण ब्याज है, मूलधन का 2/5 है। यानी ब्याज, अब पी को नीचे ला लेते हैं, 2/5। इसका सीधा मतलब है कि ब्याज अगर 2 है तो मूलधन हमारा कितना है, 5 है। इसका सीधा मतलब है कि ब्याज हमारा 2 है तो मूलधन हमारा कितना है, 5 है। आपसे बोला है कि ब्याज की दर बताइए, तो दर बराबर क्या होता है, रेट क्या होता है, रेट, रेट क्या होता है, रेट होता है हमारा ब्याज। यहाँ पे देखिए दर क्या होता है, दर बराबर ब्याज गुने, यहाँ पे लिख देते हैं, रेट बराबर होता है ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय। ही ना होता है भाई, तो सबको पता होना चाहिए। रेट क्या होता है, ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय। तो ब्याज कितना है हमको, ब्याज कितना मिला, 2, तो ब्याज गुने 100 बटा मूलधन कितना है, 5, और समय कितना है, 20 वर्ष। तो 20 बचे 100, यानी कितना हो गया, 2%। और हमारा आंसर हो जाएगा बी। हमारा आंसर कितना हो जाएगा भैया, बी। हमारा आंसर कितना हो जाएगा, बताओ कमेंट में जल्दी, बी। ठीक है, चलो देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 में क्या बोला है, चलो आ जाओ। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन, मेंसुरेशन से उठा लिया, ट्रायंगल से। कितना प्यारा क्वेश्चन है। बोला है कि उस त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी आधार उसकी ऊंचाई का 5/7वां भाग है। जिसकी आधार उसकी ऊंचाई का, तो ऊंचाई अगर x है ऊंचाई, तो आधार यानी b हमारा क्या होगा, 5x/7। और जिसका क्षेत्रफल दिया हुआ, अच्छा कोई ट्रायंगल है,
त्रिभुज की ऊंचाई, ऊंचाई और आधार है मतलब समकोण ट्रायंगल है। अगर समकोण कोई ट्रायंगल है जिसकी जो है हमारा क्षेत्रफल क्या होता है, इसको बोलते हैं बी और इसको बोलते हैं एच, और क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू बी इंटू एच। और ये बात सब लोग को पता होगा, नहीं है तो याद कर लेना, ये बेसिक चीजें है, बहुत बेसिक चीज है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो 1/2 आधार का मतलब x, आधार का मतलब ऊंचाई का मतलब x और आधार का मतलब 5x/7, और हमको दिया हुआ है 18.207। एकदम हड़बड़ाना नहीं है, आराम से कैलकुलेट करना है, ठीक है, आराम से कैलकुलेट करना है। चलो यहां पे आ जाओ, यहां से तो जिसका क्षेत्रफल इतना है उस त्रिभुज की ऊंचाई, ऊंचाई निकालना है, h का मान निकालना है, यानी x का मान निकालना है। ऊंचाई मतलब x का मान आपको निकाल देना है, x का मान आपको निकाल देना है। तो यहां से हम अगर करते हैं तो 5 से कटने वाला तो दिख नहीं रहा है, 5 से कटने वाला तो दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं भाई, दशमलव में ही आएगा, आंसर भी दशमलव में दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट हम एक्स स्क्वायर कर लेते हैं, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। 7 दूना कितना हो गया 14, 7 दूना कितना हो गया 14, 14 इसमें जाएगा गुना होगा, यानी 18.207 और गुने कितना कर लेंगे 14, अब बटा में कितना आ जाएगा 5। अरे भाई बटा में 5 ही आ जाएगा ना, बटा में कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करना पड़ेगा, और कुछ नहीं है इसमें, कैलकुलेशन है, कैलकुलेट इसको हम कर लेंगे तो आराम से चीजें हमारी आ जाएगी। तो 14 सतह कितना हो गया, देखिए तो यहाँ पे हमारा 18.207 में है, 14 से गुना कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से गुना कीजिए, चीजों को हड़बड़ाना एकदम नहीं है। इसको जो है हम गुना करके देख लेते हैं, तो हमारा कितना हो गया देखिए तो 7 7 चौका 28 हो गया, यहाँ पे आराम से गुना करते हैं, 7 चौका 28 हो गया, 4 दूना 8 हो गया, 8 चौका 32 हो गया, 4 3 7 हो गया, यहाँ पे 7 हुआ, 0 हुआ, 2 हुआ, 8 हुआ और 1 हुआ, यहाँ पे हो गया 8, 7 2 कितना हो गया 9, और यहाँ पे हो गया हमारा 8, ये हो गया 4, 8 7 15 और ये हमारा हो गया 2। यानी इसको अगर हम लिखना चाहें तो 25 48 98 हुआ, और बटा में हमारा कितना है 5। और एक बात को आप समझिए, 3 दशमलव बैठाना है ना, तो 3 दशमलव यहाँ क्या करेंगे बैठा देंगे, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। 5 से भाग देते हैं, 5 से, तो 50 25 कितना हो गया 50 25 हो गया, और यहाँ पे हम कितना हो गया हमारा 0 आ गया ना, तो 0 आ गया तो 50 आ गया। दशमलव यहाँ पे अगर बैठाते हैं हम, दशमलव हम क्या करते हैं बैठा लेते हैं, तो हमारा कितना हो गया देखिए तो यहाँ पे 0.4 हो गया ना, 4 हुआ हमारा, यहाँ पे कितना हो गया 4 हो गया हमारा, दशमलव बैठाते हैं तो 4 हो गया, तो 9 हो गया, 9 5 45, मैंने 50 के अबाउट आ रहा है, 50 के अबाउट आपको जो है आ रहा है। इसमें जो है एक्स स्क्वायर का मान 50 आ रहा है, मतलब 7 के करीब आएगा, लगभग में देख लेना है। अच्छा एक्स स्क्वायर का मान कितना आ रहा है 50 दशमलव कुछ कुछ, अरे कुछ कुछ आएगा, तो एक्स का मान क्या होगा, अरे भैया 7, 7 का स्क्वायर ना 49 होता है, यानी 49 से ज्यादा, अरे 49 से ज्यादा, 7 से ज्यादा, 7 से ज्यादा थोड़ा सा कौन हमारा है देखिए तो बी, यानी हमारा आ जाना चाहिए, हमारा आ जाना चाहिए 7.14। अब सुनो, सबका हम कैलकुलेट करेंगे, उसका रूट निकालेंगे, उससे बने लगभग में मान हम देख लिए 50 है ना, 50 से ज्यादा आएगा, अरे जो भी आएगा 50 से ज्यादा आएगा, 50 से ज्यादा 7 से ज्यादा, अरे स्क्वायर में तो 7 से ज्यादा, 7 से ज्यादा 49, 49 से ज्यादा हुआ ना, 49 का मतलब 7 होता है, तो 7 से ज्यादा, तो ऑप्शन में 7 दिया है, ठीक है। चलो हमारा आंसर हो गया 20 में, देखिए भाई 20 में देखिए, 20 प्रॉफिट लॉस का बढ़िया क्वेश्चन बोला। यदि कुल वस्तुओं का 70%, यानी 70% जो है 70% 20% के लाभ पर, 70% किस पे है 20% के लाभ पे, और शेष वस्तुओं को 10% हानि पर, शेष बचा कितना 30%, 30% को 10% हानि पर बेचा जाता, कुल लाभ प्रतिशत। एलिगेशन सबसे बढ़िया, इसके लिए एलिगेशन, एलिगेशन क्या बोलता है एक बात को समझ जाना है भैया। देखो एलिगेशन, यहां 20% का लाभ हुआ, और यहां वस्तु है कितना 70, यानी 100 टोटल वस्तु था, टोटल वस्तु 100 था, जिसमें 70 वस्तु पर 20% का लाभ हुआ है, 30 वस्तु पर 10% का हानि हुआ है, यानी 20% लाभ और 10% हानि हुआ। इको गो वस्तु था 30 गो था। एलिगेशन जो लोग पढ़े हुए हैं सब पे लंबा लंबा वीडियो हम लेकर आने वाले हैं,
क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट को नहीं समझिएगा आपको जो है चीजें बहुत समझ में नहीं आएगी। जो बच्चे पढ़े होंगे उनको बहुत मजा आ रहा होगा, बहुत मजा आ रहा होगा। हम कोशिश भी कर रहे हैं कि जो नहीं पढ़े हैं उनको भी चीजें समझ में आए, लेकिन आपको थोड़ा मोड़ा पढ़ना होगा, ठीक है। चलो, तो यहां पे क्या हुआ हमारा 70 और ये क्या हुआ 30, ये 20% लाभ, ये इसको बोलते हैं कुल, इसको बोलते हैं कुल, इसको हम क्या बोलते हैं कुल, इसी को तो कुल बोलते हैं। यही आपको निकाल देना, वही तो बोला है कुल लाभ प्रतिशत। कुल लाभ प्रतिशत मतलब बीच वाला 20% लाभ। अच्छा, तिरछा तिरछी घटता है, ये तो सबको पता है ना। अब थोड़ा एलिगेशन का जानकारी होगा तो चीजें समझ में बहुत बेहतरीन तरीके से आएगी। ये हमारा कितना हो गया देखो तो, ये हो गया 7:3। अब ऑप्शन पुट करेंगे, ऑप्शन 15 रखेंगे, 15 ऑप्शन से बाई ऑप्शन बनाना है, बाई ऑप्शन बनाइएगा, बहुत जल्दी बन जाएगा। 15 रखेंगे तो 20 में से 15 घटाएंगे 5, और 15 में से 10 घटाएंगे तो 25 होगा। भैया देख लो, 15 में से -10 घटाएंगे तो कितना हो गया 25, माइनस माइनस कितना होगा प्लस होगा, तो ये हो गया 25, यानी 5:1 जो हमारा आंसर होगा। ठीक है, 11 देखते हैं, 11 आराम आराम से चारों ऑप्शन को रख के देखिए, धाए से बन जाएगा 11। अब देखो 11 घटाएंगे तो 20 में से 11 घटाएंगे तो कितना हो गया भैया 9, और 11 में से यहां पे समझो, अब 11 में से -10, एक बार इधर से अगर ये घटेगा तो इसमें से ये घटेगा, एलिगेशन का मेथड होता है। एलिगेशन ये बोलता है कि एक बार इसमें से ही घटेगा तो इसमें से ही घटेगा। तो ये कितना हो गया 11 और माइनस माइनस प्लस 10 कितना हो गया 21 हो गया, और ये हो गया 7 और ये हो गया 3, यानी एकदम तगड़ा वाला हमारा आंसर यही होगा, क्योंकि हमारा रेशियो था 7:3। आप लोग कमेंट में बताएंगे कि वीडियो आपको कैसे समझ में आया है। फिर अगले क्लास में आप लोग को लेकर आने वाले हैं 21 फरवरी का शिफ्ट 2। ठीक है, चलिए सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।